अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक सीए सर्किट। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर साइंस ग्रेड 12 यूनिट नंबर 7 डिजिटल लिटरेसी की इंशाल्लाह कंप्लीट लेक्चर एक्सप्लेनेशन को। और अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं, कोई भी आपकी सजेशंस हैं, आप कमेंट्स में बता सकते हैं। सही है। सो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और इसके अलावा जो लेक्चर नोट्स हैं वो साथ अटैच कर दी जाएगी पीडीएफ। सो आपके लिए ना आप वहां से उसको जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट विद लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ यूनिट नंबर 7। अच्छा देखिए, इसमें ना हम बेसिकली ये देखेंगे कि आपके पास डिजिटल लिटरेसी है क्या। ठीक है, यानी कि डिजिटल लिटरेसी का मतलब क्या है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। देखिए, डिजिटल लिटरेसी का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि हम मोबाइल या कंप्यूटर को यूज कर ले, बल्कि इसका असल मकसद ये होता है कि हम डिजिटल टूल्स को समझकर जिम्मेदारी के साथ और इफेक्टिव तरीके से यूज कर सकें। जब हम कहते हैं ना कि अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ डिजिटल लिटरेसी, तो इसका मतलब है कि आपको ये पता हो कि ऑनलाइन इंफॉर्मेशन हर वक्त सही नहीं होती, फेक न्यूज भी होती है। इसलिए रिसर्च करते वक्त सोर्सेज वेरीफाई करना जरूरी है। ठीक है, फिर जब हम डिजिटल आर्टिफैक्ट क्रिएट करना जिस बात को कहते हैं ना, तो इसका मतलब होता है कि आप सिर्फ थ्योरी नहीं पढ़ रहे, बल्कि अपनी रिसर्च का रिजल्ट किसी प्रैक्टिकल डिजिटल फॉर्म में बना रहे हैं। ठीक है, जैसे प्रेजेंटेशन, इन्फोग्राफिक, वीडियो, ब्लॉग पोस्ट या रिपोर्ट। मतलब आप अपनी नॉलेज को क्रिएट भी कर रहे हैं, उसके बाद रिसर्च रिजल्ट को डिजिटल टूल्स के जरिए कम्युनिकेट करना ये सिखाता है कि आप अपनी बात जो है वो लाइक लॉजिकली, क्लियरली और प्रोफेशनल स्टाइल में प्रेजेंट करें। ठीक है, जैसे कि पावरपॉइंट, कैनवा, गूगल डॉक्स वगैरह, कि आपको किसी प्लेटफॉर्म पर फाइल्स को शेयर करना। ओके, फिर है कि डेवलप स्किल्स फॉर सर्चिंग, एनालाइजिंग एंड प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन। देखिए, जब हम कहते हैं ना कि रिसर्चिंग, एनालाइजिंग, प्रेजेंटिंग और ये जो इन्फॉर्मेशन है, बेसिकली हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके उसका कंपैरिजन कर रहे होते हैं, सही और गलत को अलग करते हैं, फिर उसे स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में प्रेजेंट करना। यानी डिजिटल लिटरेसी आपको सिर्फ लाइक यूज़र नहीं बनाती, बल्कि स्मार्ट, रिस्पॉन्सिबल और क्रिएटिव डिजिटल सिटीज़न बनाती है, जो टेक्नोलॉजी को सिर्फ कंज्यूम नहीं करता, बल्कि उसे प्रोडक्टिव तरीके से यूज़ करता है। ओके, अब हम देखते हैं अपने चैप्टर का जो है ना, हम स्टार्ट लेते हैं। ठीक है, अभी हमने इसके जो है वो ये समझा कि जो हमारी यूनिट नंबर 7 के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स थे वो क्या हैं, आप क्या सीखेंगे बेसिकली इससे। ओके, अच्छा देखें, डिजिटल लिटरेसी जो है ना, सिर्फ ये नहीं होती कि आप कंप्यूटर या लैपटॉप चला लें, बल्कि इसका असल कंसेप्ट ये है कि हम टेक्नोलॉजी को इफ़ेक्टिवली और रिस्पॉन्सिबली हमें यूज़ करना आए। यानी सिर्फ फेसबुक या यूट्यूब यूज़ करना डिजिटल लिटरेसी नहीं है, बल्कि वर्ड, एक्सेल, ईमेल, ऑनलाइन रिसर्च टूल्स, क्लाउड स्टोरेज और दूसरे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को सही तरीके से इस्तेमाल करना भी इसका हिस्सा है। इसमें ना प्रैक्टिकल और फंक्शनल कंप्यूटर स्किल्स शामिल होती हैं, जैसे टाइपिंग, फाइल मैनेज करना, इंटरनेट पर सर्च करना, डेटा सेव करना, ऑनलाइन और सिक्योरिटी का ख्याल रखना। डिजिटल लिटरेसी हमें कम्युनिकेशन में हेल्प करती है, जैसे ईमेल लिखने में, ऑनलाइन मीटिंग ज्वाइन करना, या अपनी बात प्रेजेंटेशन जो है ना उसको करने का आपको तरीका आता हो, शेयर करना आता हो, और कोलैबोरेशन भी सिखाती है। मतलब कि गूगल डॉक्स या शेयर्ड प्लेटफॉर्म्स पर मिलकर काम करना। ठीक है, इसके साथ जो है ना होता क्या है कि सब क्रिएटिविटी भी जो है वो इसके साथ डेवलप होती है, क्योंकि हम वीडियोस, पोस्टर्स, ब्लॉग्स और डिजिटल जो प्रोजेक्ट्स होते हैं ना उनको बना सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि डिजिटल लिटरेसी जो है ना हमें क्रिटिकल थिंकिंग जो है लाइक इसकी वजह से हम जो है ना क्रिटिकल थिंकिंग हमें डेवलप होती है। यानी जब हम ऑनलाइन इंफॉर्मेशन देखें तो अंधाधुंध हम उसको बिलीव ना कर दें, बल्कि सोर्स चेक करें, फेक न्यूज़ और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन में फ़र्क समझें। तो सिंपल वर्ड्स में डिजिटल लिटरेसी हमें स्मार्ट, रिस्पॉन्सिबल, प्रोडक्टिव डिजिटल यूज़र बनाती है, जो टेक्नोलॉजी को सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं बल्कि लर्निंग और ग्रोथ के लिए यूज़ करता है।
ओके, अब हम बात करते हैं की कंपोनेंट्स ऑफ डिजिटल लिटरेसी की। देखें, डिजिटल लिटरेसी के की कंपोनेंट्स में ना असल में बेसिकली वो बुनियादी स्किल्स हैं जो एक स्टूडेंट को स्मार्ट और रिस्पॉन्सिबल डिजिटल सिटीज़न बनाती हैं। सबसे पहले कंपोनेंट है ई सेफ्टी, जो हमें सिखाता है कि ई सेफ्टी बेसिकली ये सिखाता है कि अपना पर्सनल डेटा जैसे कि पासवर्ड, CNIC नंबर, फ़ोटोज़ या प्राइवेट इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन सिक्योर कैसे रखनी है और साइबर बुलिंग, स्कैम्स और हैकिंग से कैसे बचना है। दूसरा इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट क्रिटिकल थिंकिंग है, जहाँ स्टूडेंट हर ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन को बिना सोचे समझे एक्सेप्ट नहीं करता, बल्कि सोर्स चेक करता है, फेक न्यूज़ और ऑथेंटिक कंटेंट में फ़र्क करता है और फिर डिसीजन लेता है कि शेयर करना है या नहीं। तीसरा कंपोनेंट क्रिएटिविटी है, जो स्टूडेंट्स को हमें बेसिकली सिर्फ इंफॉर्मेशन कंज्यूम करने तक लिमिटेड नहीं रखती। ये स्टूडेंट्स के लिए ही नहीं है बल्कि कोई भी सिटीज़न हो सकता है, ठीक है। सो इसमें आपने ना आप देखें, अगर आप एक अच्छे डिजिटल सिटीज़न हैं तो आप अपने छोटे बहन भाइयों को भी समझा सकते हैं कि आपने जो है ना इस तरह से चीज़ों का ख्याल रखना है ऑनलाइन सर्चिंग में, ऑनलाइन शॉपिंग में। फिर आप अपने घर वालों को भी जो है वो प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आपको पता है आजकल कितने ऑनलाइन स्कैम हो रहे हैं, कितनी कॉल्स आती हैं रैंडम, वो पैसे आपके कोई पेमेंट आई है इसी पैसा, और फिर वो नंबर ले लिया जाता है एंड देन आपके पास जो भी पैसे होते हैं नहीं भी होते तो सम टाइम देखिए, आप अगर अपना सपोज़ वो शायद आपके व्हाट्सएप को पिन हो, आप वो शेयर कर देते हैं, आपका व्हाट्सएप हैक हो जाता है। सो बेसिकली इन चीज़ों में ना अक्सर ये नहीं है कि सिर्फ जो है वो अनपढ़ लोग जो है वो स्कैम का शिकार होते हैं या फिशिंग का शिकार होते हैं, बल्कि अच्छे खासे पढ़े लिखे ठीक ठाक लोग भी इस स्कैम का शिकार हो जाते हैं। सो बेसिकली इसलिए हर एक के लिए ये ज़रूरी है कि उसको डिजिटल वो बंदा लिटरेट हो, ताकि उसे पता हो कि आगे जो बंदा है आपसे बात करना है, ऑब्वियसली हमें कोई भी फ्री में पेमेंट क्यों देगा, क्यों हमें फ्री में कोई आईफोन देगा, क्यों हमें कोई 10 तोले सोना देगा और ये चीज़ें देगा, ठीक है। सो इसलिए आपने ना ये थोड़ा सा अवेयरनेस आपने ख़ुद से भी, अगर आप जो है वो इन चीज़ों को सीखा करें, समझा करें और अपने जो है वो बहन भाइयों, फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर किया करें, ओके। अच्छा, फिर हम बात कर रहे थे कोलैबोरेशन की, ठीक है, जहाँ ना आप बेसिकली डिजिटल टूल्स जैसे कि गूगल डॉक्स, ज़ूम या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए मिलकर टीम वर्क करते हैं और आइडियाज़ शेयर करते हैं। फिर कल्चरल और सोशल अंडरस्टैंडिंग भी ज़रूरी है, क्योंकि ऑनलाइन दुनिया ग्लोबल है, इसलिए मुख्तलिफ़ कल्चर्स, ओपिनियंस और कम्युनिटीज़ का जो है ना उनकी रिस्पेक्ट करना डिजिटल एथिक्स का हिस्सा है, ठीक है। और फिर हमारे पास है क्यूरेटिंग इन्फॉर्मेशन का कंसेप्ट, जो ये सिखाता है कि यूज़फुल और रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट और ऑर्गेनाइज और प्रॉपर्ली प्रेजेंट कैसे किया जाए ताकि नॉलेज स्ट्रक्चर्ड और मीनिंगफुल हो, ठीक है। यानी ये जो तमाम कंपोनेंट्स हैं ना, ये मिलकर आपको सिर्फ टेक्नोलॉजी यूज़र नहीं बल्कि रिस्पॉन्सिबल, क्रिएटिव और एनालिटिकल डिजिटल लर्नर बनाते हैं, ओके। देन आती है बात रिसर्च की। व्हाट इज़ रिसर्च? रिसर्च असल में ना एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जिसमें हम किसी स्पेसिफिक सवाल या टॉपिक को डीपली इन्वेस्टिगेट करते हैं। जब हम रिसर्च करते हैं, हम सिर्फ इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं करते बल्कि उसको एनालाइज करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन हमें किस तरह की जो है ना हमें रिजल्ट्स देगी, ठीक है, किस तरह की इंसाइट्स मिलेंगी हमें इससे। हर रिसर्च का सेंटर एक रिसर्च क्वेश्चन होता है जो पूरे इन्वेस्टिगेशन को गाइड करता है। मल्टीपल भी हो सकते हैं। अगर हमारे पास क्लियर और प्रिसाइज रिसर्च क्वेश्चन हो तो हम अपने टॉपिक को नैरो और उसको ना बिल्कुल नैरो कर सकते हैं और इररेलेवेंट चीज़ों से बच सकते हैं। रिसर्च का अल्टीमेट पर्पस ये होता है कि हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें, लॉजिकल कंक्लूजन्स निकाल सकें और इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले सकें। इस तरह से रिसर्च ना सिर्फ नॉलेज बढ़ाती है बल्कि प्रैक्टिकल लाइफ और प्रोफेशनल डिसीजंस में भी हेल्पफुल होती है, ओके। अच्छा, साथ ही मैं आपको ये बात भी बताती चलूँ कि ये जो नोट्स है ना हमारे, ये आपकी बुक से, जो नेशनल बुक फाउंडेशन की 12th क्लास की बुक है, AJK फेडरल बोर्ड दोनों में यूज़ हो रही है, उसी से बने, ठीक है।
सो आपने इनमें कंफ्यूज नहीं होना। ये जो है ना, क्योंकि यूनिट 7 बहुत ही थोड़ी और तरह से वहाँ बुक पे उसको प्रेजेंट किया गया है, तो उसको ना कुछ चीज़ों को समराइज़ किया गया है, कुछ चीज़ों को मज़ीद जो है वो एक्सप्लेन किया गया है नोट्स में। ओके, सो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। और साथ ही साथ मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट कर लूँ कि अगर आपको कहीं पे भी कोई लेक्चर से आपको हेल्प मिलती है, या आपको लगता है कि हमारा कुछ थोड़ा बहुत जो है ना हमें लेक्चर समझ आ रहा है, तो आप फिर चैनल को अपने फेलोज़ के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर किया करें। ओके, इट विल बी रियली जो है ना हेल्पफुल। ओके, सो अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिसर्च की। रिसर्च को ना जनरली दो मेन टाइप्स में डिवाइड किया गया है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव रिसर्च वो होती है जो नंबर्स, डेटा और स्टैटिस्टिक्स पर बेस्ड होती है। इसमें हम किसी चीज़ की क्वांटिटी, फ्रीक्वेंसी या मेजरेबल एस्पेक्ट को स्टडी करते हैं, कितना या कितने का जवाब देते हैं, ठीक है ना। दूसरी तरफ जो क्वालिटेटिव रिसर्च ओपिनियंस है ना, वो एक्सपीरियंसेस, डिस्क्रिप्शंस पर उसका फोकस होता है। इसका एम ये होता है कि हम समझ सकें कि लोगों का तजर्बा या परसेप्शन कैसी है, और क्यों या कैसे का जवाब दे सकें। दोनों टाइप्स के अपने इंपॉर्टेंस है ऑब्वियसली। क्वांटिटेटिव रिसर्च हमें न्यूमेरिकल एविडेंस और पैटर्न्स प्रोवाइड करती है, जबकि क्वालिटेटिव रिसर्च हमें बहुत ज़्यादा डीपर अंडरस्टैंडिंग और जो है ना समझने में उसको हेल्प करती है। अगर दोनों को हम कंबाइन कर लें तो किसी भी टॉपिक को समझने का पर्सपेक्टिव काफ़ी स्ट्रॉन्ग और कंप्लीट हो जाता है, और रिसर्च ज़्यादा रिलायबल बनती है। फिर इन्फॉर्मेशन, आप उसमें से जो इन्फॉर्मेशन निकलती है ना, वो ज़्यादा एक्यूरेट होती है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं जी परफॉर्मिंग एडवांस सर्च टू लोकेट इन्फॉर्मेशन। जब हम किसी टॉपिक पर इंफॉर्मेशन ढूंढते हैं ना, सिर्फ गूगल पर सर्च कर लेना काफ़ी नहीं होता। रिलायबल और रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन के लिए हमें एडवांस्ड सर्च टेक्निक्स का यूज़ करना पड़ता है। इन्फॉर्मेशन हम बुक्स, जर्नल्स, वेबसाइट्स और ऑनलाइन डेटाबेसेस से कलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ क्वालिटी और एक्यूरेसी का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। एडवांस सर्च में ना बुलियन ऑपरेशंस जैसे एंड और नॉट का यूज़ करके हम अपने सर्च रिज़ल्ट को रिफ़ाइन करते हैं, और सिर्फ वही रिज़ल्ट्स देखते हैं जो हमारी रिसर्च के लिए रेलेवेंट है। अगर हमें किसी एग्जैक्ट फ्रेज़ या सेंटेंस की सर्च करनी हो, तो हम कोटेशन मार्क्स का यूज़ कर सकते हैं, जिससे ना बेसिकली वो जो सर्च इंजन होता है वो सिर्फ सॉरी वो सिर्फ वही एग्जैक्ट फ्रेज़ दिखाता है आपको। इसके अलावा फ़िल्टर्स का यूज़ करके हम रिज़ल्ट्स को या जो डेटा या डेट या टाइप के बेसिस पर नैरो कर सकते हैं, जैसे सिर्फ रीसेंट आर्टिकल्स या स्पेसिफिक जर्नल्स। एकेडमिक डेटाबेसेस जैसे गूगल स्कॉलर, पबमेड, उसके अलावा यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज़ का यूज़ करना रिलायबल सोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। रिलायबल सोर्सेज क्या होते हैं? वहाँ से आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती है, ठीक है, जिससे ना रिसर्च की ऑथेंटिसिटी और जो उसका क्रेडिबिलिटी होती है वो बढ़ती है। इन एडवांस सर्च ऑप्शंस का सही यूज़ करना रिसर्च को एफिशिएंट, एक्यूरेट और टाइम सेविंग बनाता है। ओके, जैसे देखें सिंपली अगर मैं सर्च करूँ ना, तो यहाँ पे मैंने सी एस सर्किट लिखा है, ठीक है। अब देखें कुछ सर्किट्स भी शो हो रहे हैं, फिर चैनल भी शो हो रहे हैं, ठीक है, यूट्यूब के नाम यूट्यूब का, ठीक है, और फिर कुछ एनालिसिस ऑफ कॉमन सर्किट्स, क्योंकि फिज़िक्स में भी सर्किट्स होते हैं, ठीक है। सो मल्टीपल चीज़ें शो हो रही हैं। बट अगर मैं अब एडवांस सर्च पे आप कैसे जा सकते हैं? आप टूल्स पे क्लिक करेंगे, ठीक है, और टूल्स पे क्लिक करने के बाद आप एडवांस सर्च का ऑप्शन टिक कर सकते हैं। अब जब आप एडवांस सर्च क्लिक करते हैं तो आपसे बहुत सारी, अभी मैंने इसको हाफ पेज लिखा है, अब बहुत सारी आपसे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पूछी जाती है। ऑल दीज के फाइंड पेजेस विद ऑल दीज वर्ड, सी एस सर्किट मैंने लिख दिया, दिस एग्जैक्ट वर्ड और फ्रेज NBF कंप्यूटर साइंस क्लास 12 न्यू सिलेबस, ये एग्जैक्टली शो हो। फिर इनमें से कोई भी इसमें शो हो सकता है। नन ऑफ दीज वर्ड्स, गेम डाउनलोड, कोई भी आप हमें गेम डाउनलोडिंग तो नहीं करनी ना, हमें लेक्चर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए, लेक्चर्स चाहिए। सो इस तरह जब आप एडवांस सर्च पे क्लिक करते हो तो आपको एग्जैक्टली वही चीज़ मिलती है। जैसे मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल देती हूँ। जब आप यूट्यूब पे सर्च करते होंगे ना अपनी बुक का, तो आप लिखते होंगे समटाइम क्लास 12 यूनिट दिस एंड जो है ना टॉपिक दिस वन, बट जब आप लिखते हैं NBF
कंप्यूटर साइंस क्लास 12th यूनिट नंबर 7 लेक्चर नोट्स और सॉल्व्ड एक्सरसाइज, तो आपको एग्जैक्ट चैनल मिल जाता होगा। ओके, सो इस तरह से ना आप जो है वो जब एडवांस सर्च करते हैं साथ में इंफॉर्मेशन सही से प्लस वो लॉजिकल गेट्स क्या नाम होता है, एंड और गेट का यूज़ करते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स का, लॉजिकल नहीं सॉरी क्या कहा जाता है इनको, बुलियन ऑपरेटर्स जैसे एंड और नॉट। ओके, अच्छा जी, अब हम बात करते हैं गूगल एडवांस सर्च की एक्सप्लेनेशन की। देखें, गूगल एडवांस सर्च एक पावरफुल टूल है जो हमें इंटरनेट पर ज़्यादा एक्यूरेट और रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन ढूंढने में हेल्प करता है। इस फीचर के ज़रिए हम अपने सर्च पर स्पेशल फ़िल्टर्स अप्लाई कर सकते हैं, जैसे स्पेसिफिक वर्ड्स को इंक्लूड या एक्सक्लूड करना, एग्जैक्ट फ्रेजेस सर्च करना, या रिजल्ट्स को डेट और टाइप के हिसाब से जो है ना नैरो कर देना। अब ये स्पेशली एकेडमिक और रिसर्च वर्क के लिए बहुत यूज़फुल है, क्योंकि हमें सिर्फ वही रिजल्ट्स मिलते हैं जो हमारी स्टडी के लिए रेलेवेंट है, और इरेलीवेंट या स्पैम रिजल्ट्स ऑटोमेटिकली फ़िल्टर आउट हो जाते हैं। इसका यूज़ करने से ना सिर्फ रिसर्च की क्वालिटी इम्प्रूव होती है, बल्कि टाइम भी बहुत सेव होता है, क्योंकि हमें मैनुअली अननेसेसरी रिजल्ट्स देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर हम गूगल एडवांस्ड सर्च को सही तरीके से यूज़ करें तो हम अपनी रिसर्च के लिए एक्यूरेट और रिलायबल सोर्सेज बहुत ही एफिशिएंटली गैदर कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया एग्जांपल वैसे ही। ओके, सर्च फील्ड्स इन एडवांस्ड सर्च, ये मैंने आपको पिक्चर में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है, स्क्रीनशॉट जो साथ मेंशन किया था, फिर भी मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए, एडवांस सर्च में जैसे आपने देखा कि कुछ डिफरेंट जो है ना सर्च फील्ड्स में हमें अपने सर्च को ज़्यादा प्रिसाइज और कंट्रोल बनाने में हेल्प करते हैं। देखिए, जैसे है ऑल ऑफ दीज वर्ड्स, जहाँ हम जो भी वर्ड्स टाइप करें सर्च रिजल्ट्स में उन सब का होना ज़रूरी है। इससे हम इंश्योर करते हैं कि रिजल्ट्स रेलेवेंट और फोकस्ड हों। दूसरी फील्ड में है जी एग्जैक्ट वर्ड और फ्रेज़, जो हमें अलो करती है कि हम किसी एग्जैक्ट फ्रेज़ को सर्च करें बिल्कुल वैसे ही जैसे हम टाइप किया हमने, इससे हमें सिर्फ वही रिजल्ट्स मिलते हैं जो एग्जैक्ट मैच करते हैं। तीसरे फील्ड में एनी ऑफ दीज वर्ड्स, जहाँ सर्च इंजन रिजल्ट में इनमें से कोई भी वर्ड हो सकता है, ठीक है। सो ये सब फील्ड तब यूज़फुल होती हैं जब हम मल्टीपल ऑप्शंस या सिनोनिम्स कंसीडर करना चाहते हैं। ओके, और नन ऑफ दीज, जिसमें हम अनवांटेड वर्ड्स को एक्सक्लूड कर देते हैं ताकि रेलेवेंट रिजल्ट्स ना आए। आखिरी फील्ड होती है, बहुत सारी मैंने मेंशन नहीं भी की थी, नंबर्स रेंजिंग फ्रॉम, जो न्यूमेरिकल रेंज के अंदर रिजल्ट्स ढूंढने में हेल्प करती है, जैसे प्राइसेस, ईयर्स या किसी मेजरेबल क्वांटिटी के लिए। इन सर्च फील्ड्स का सही यूज़ करने से हम अपनी रिसर्च को ज़्यादा एफिशिएंट, टाइम सेविंग और हाईली एक्यूरेट बना सकते हैं। ओके, फिर हम बात करते हैं जी फिल्टरिंग सर्च रिजल्ट्स की। सर्च रिजल्ट्स को फ़िल्टर करना रिसर्च में बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि इंटरनेट पर इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है कि बिना फ़िल्टर्स के रेलेवेंट रिजल्ट्स ढूंढना मुश्किल हो जाता है। एक कॉमन फ़िल्टर है लैंग्वेज, जहां हम अपनी प्रेफर्ड लैंग्वेज सेलेक्ट करते हैं, जैसे इंग्लिश या उर्दू, ताकि हमें सिर्फ वो रिजल्ट्स मिलें जो हम समझ सकें। दूसरा फ़िल्टर है रीजन, जो सर्च रिजल्ट्स को किसी स्पेसिफिक कंट्री तक लिमिट कर देता है। जैसे अगर हम पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो रिजल्ट्स पाकिस्तान से रिलेटेड होंगे। तीसरा फ़िल्टर होता है जी लास्ट अपडेट, जहां हम रिजल्ट्स को टाइम के बेसिस पर नैरो कर सकते हैं, जैसे कि पास्ट ईयर, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें, पास्ट ईयर हो सकता है, कोई लास्ट जो है वो पास्ट मंथ हो सकता है, पास्ट वीक, ताकि हमें अपडेटेड और रिसेंट इन्फॉर्मेशन मिले। जैसे कभी आप ड्रामा सर्च करते होंगे ना, तो आप साथ लिखते होंगे कि लास्ट वीक एपिसोड, या कोई सीरीज़ सर्च कर लें लास्ट वीक या लास्ट मंथ, इस तरह से करके आपको थोड़ा सा चीज़ें याद आ जाती हैं। या फिर आप अगर कोई लेक्चर सर्च करना चाह रहे हैं तो आप साथ में मेंशन करते हैं। ओके, अब ये फ़िल्टर्स रिसर्च और असाइनमेंट्स के लिए बहुत यूज़फुल होते हैं, क्योंकि ये इंश्योर करते हैं कि हमें एक्यूरेट, रेलेवेंट और लेटेस्ट डेटा मिले, जिससे हमारी रिसर्च क्रेडिबल और इफ़ेक्टिव बनती है। साइट एंड फाइल टाइप ऑप्शंस, एडवांस सर्च में साइट और फाइल टाइप ऑप्शंस रिसर्च को ज़्यादा टारगेटेड और एफिशिएंट बनाते हैं।
देखिए, साइट या डोमेन ऑप्शन से हम सर्च को सिर्फ एक स्पेसिफिक वेबसाइट तक लिमिट कर सकते हैं। जैसे अगर हम fbice.edu.pk पर ही रिजल्ट्स चाहते हैं तो हम साइट fbice.edu.pk लिखकर सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा हम ट्रस्टेड डोमेन्स को टारगेट कर सकते हैं, जैसे .edu, .gov, .org, जिससे हमें रिलायबल और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती है। दूसरा इम्पॉर्टेंट फीचर है फाइल टाइप, जो हमें स्पेसिफिक फॉर्मेट्स में रिजल्ट्स ढूंढने में हेल्प करता है, जैसे PDF, PPT या डॉक। मिसाल के तौर पर अगर हम डिजिटल लिटरेसी या पर PDF नोट्स चाहते हैं तो हम सर्च बार में लिख सकते हैं कि फ़ाइल टाइप PDF डिजिटल लिटरेसी, और हमें सिर्फ PDF फाइल्स ही रिजल्ट्स में मिलेंगी। ये ऑप्शंस ना स्पेशली स्टूडेंट्स और रिसर्चर्स के लिए बहुत यूज़फुल होते हैं, क्योंकि इससे हमें क्विकली नोट्स, रिसर्च पेपर्स, प्रेजेंटेशंस और अदर एजुकेशनल मटेरियल्स मिल जाता है। ओके, यूजेज राइट्स एंड इन टाइटल ऑप्शन। एडवांस सर्च में यूजेज राइट्स और इन टाइटल ऑप्शंस का यूज़ रिसर्च को ज़्यादा एक्यूरेट और सेफ बनाता है। यूजेज राइट्स का फीचर हमें ऐसी कंटेंट ढूंढने में हेल्प करता है जो फ्री हो और जिसे हम लीगली रीयूज़ कर सकते हैं, जैसे फ्री इमेजेस, डॉक्यूमेंट्स या प्रेजेंटेशंस। ये फीचर स्टूडेंट्स, टीचर्स, कंटेंट क्रिएटर्स के लिए, सबके लिए हेल्पफुल है, क्योंकि इससे हम कॉपीराइट इश्यूज से बच सकते हैं और सिर्फ अथराइज मटेरियल ही यूज़ कर सकते हैं। दूसरा यूज़फुल टूल है इनटाइटल, जो सर्च इंजन को ये बताता है कि हमें सिर्फ वो पेजेस चाहिए जिनके टाइटल में स्पेसिफिक कीवर्ड्स हों। मिसाल के तौर पर अगर हमें HSSC रिज़ल्ट 2025 के रिलेटेड पेजेस चाहिए तो हम सर्च करेंगे इन टाइटल HSSC रिज़ल्ट 2025, और इंजन सिर्फ उन पेजेस को दिखाएगा जिनके टाइटल्स में ये एग्जैक्ट फ्रेज हो। इन दोनों टूल्स का सही यूज़ करने से हमारी सर्च ज़्यादा फोकस्ड, रिलायबल और रेलेवेंट बन जाती है, और फिर हमें ना अननेसेसरी रिजल्ट से बचने में हेल्प मिल जाती है, जो ओवरऑल जो है ना रिसर्च प्रोसेस को बहुत ज़्यादा फास्ट बना देती है। थोड़ा हमारा काम आसान हो जाता है। अच्छा, प्रैक्टिस एग्जांपल्स एंड एवेल्युएटिंग सोर्सेज। देखें, प्रैक्टिस एग्जांपल्स और सोर्स एवेल्युएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्रैक्टिस से हम समझ सकते हैं कि डिफरेंट सर्च टेक्निक्स कैसे रियल सिचुएशंस में यूज़ होती हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग सर्च करते हैं तो ये क्वेरी हमें सिर्फ मशीन लर्निंग से रिलेटेड रिजल्ट्स दिखाएगी, और जो पेजेस डीप लर्निंग मेंशन करते हैं उनको एक्सक्लूड कर देगी। इसी तरह अगर हम फाइल टाइप PDF पाइथन प्रोग्रामिंग सर्च करें तो हमें जो है ना PDF फॉर्मेट में पाइथन प्रोग्रामिंग से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स मिलेगी, जो नोट्स या रिसर्च पेपर के लिए यूज़फुल होती है। लेकिन सर्च करना सिर्फ पहला स्टेप है। हमें चेक करना चाहिए कि जो सोर्स है रिलायबल और ट्रस्टवर्दी है या नहीं। पीयर रिव्यूड आर्टिकल्स, एकेडमिक जर्नल्स और ट्रस्टेड वेबसाइट्स को प्रेफर करना चाहिए, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन की ऑथेंटिसिटी जो है ना उसको गारंटी कर देते हैं। ओके, फिर रिसर्च के दौरान रेफरेंसेस को ऑर्गेनाइज करना भी बहुत ज़रूरी होता है, और इसलिए टूल्स जैसे कि ज़ोटेरो या मेंटले यूज़ किए जा सकते हैं, जो कि बेसिकली ना साइटेशंस और बिब्लियोग्राफीज़ के को इजीली मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम बात करते हैं क्रिएटिंग द आर्टिफैक्ट। थोड़ा ये जो है ना उस टॉपिक से थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। डिजिटल आर्टिफैक्ट क्रिएट करने का पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है डेटा को कलेक्ट करना। ये प्रोसेस रिसर्च की फाउंडेशन होती है, क्योंकि आर्टिफैक्ट की क्वालिटी डायरेक्टली कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन पर डिपेंड करती है। डेटा कलेक्ट करते वक्त हमें एडवांस सर्च टेक्निक्स का यूज़ करना चाहिए ताकि हमें सही इन्फॉर्मेशन मिले। सोर्सेज काफ़ी वाइड हो सकते हैं, जैसे सर्च इंजन्स, एकेडमिक डेटाबेस, डिजिटल लाइब्रेरीज, ठीक है, जो ऑथेंटिक और क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। जब हम डेटा कलेक्ट करते हैं तो हमेशा अपने रिसर्च क्वेश्चन को ध्यान में रखना चाहिए, ताकि हम सिर्फ वही इन्फो कलेक्ट कर सकें जो हमारी इन्वेस्टिगेशन के लिए यूज़फुल है। ठीक है, डेटा कलेक्शन की दो टाइप्स होती हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी जो हम खुद सर्वेज, इंटरव्यूज़ या एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए कलेक्ट करते हैं,
और सेकेंडरी जो पहले से अवेलेबल सोर्सेज जैसे बुक्स, आर्टिकल्स और रिपोर्ट्स वगैरह। अब यहाँ पे आपने देखा होगा कि हमने प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा की बात की, तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। इसमें अक्सर इससे रिलेटेड एग्जांपल्स पूछी जाती हैं कि गिव सम एग्जांपल्स ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा कलेक्शन मेथड्स, ओके, या फिर सिंपली डेटा के एग्जांपल्स। अच्छा, इम्पॉर्टेंस ऑफ रिलायबल डेटा। डिजिटल आर्टिफैक्ट देखें, अगर हम बात करें ना कि जो है वो इम्पॉर्टेंस क्या रिलायबल डेटा की, रिलायबल डेटा जितना भी रिलायबल होगा, हम जो है वो हमारी जो रिसर्च है वो उतनी ही ट्रस्टवर्दी होगी, ठीक है। आपको हमेशा चेक करना चाहिए कि जो डेटा है वो क्या ट्रस्टेड जो है वो वेबसाइट से आपने लिया या नहीं, प्रॉपर जो है वो सही चैनल से आप अपना डेटा ले रहे हैं या नहीं, क्या वो डेटा फेक तो नहीं है, आउटडेटेड तो नहीं है, ठीक है। फिर उसको आप मल्टीपल सोर्सेज से कंपेयर ज़रूर करें। जब आप उसको कंपेयर नहीं करते ना, तब भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इश्यूज़ बनते हैं, ठीक है। फिर उसके अलावा अगर आप जब उसको डेटा को जितना वेरीफाई कर लेते हैं उतना वो ऑथेंटिक होता है। आप खुद भी अगर सोचें ना, आपके पास कोई न्यूज़ आती है, जब आप उसको वेरीफाई करके शेयर करते हैं तो वो सही जाता है सब, बट अगर आप उसको बिना वेरीफाई किए आप कोई न्यूज़ शेयर कर देते हैं और फिर उससे ना बहुत ज़्यादा केओस बढ़ जाता है, लोग जो है वो फिर सही न्यूज़ पे भी जो है वो यकीन करना छोड़ देते हैं, ओके। फिर है हमारे पास कम्युनिकेशन ऑफ कलेक्टेड डेटा। अच्छा देखें, जब हमारा जो डेटा है वो हमने कलेक्ट कर लिया, ठीक है, उसको एनालाइज कर दिया, उसके बाद हम क्या करते हैं, हम अपने बेसिकली डेटा को जो है वो कम्युनिकेशन से मुराद ये है कि आप उस डेटा को प्रेजेंट करते हैं। प्रेजेंट कैसे कर सकते हैं आप उसको, डिजिटल टूल्स का यूज़ करते हैं डिफरेंट, आप जो है वो माइट भी पावर पॉइंट का यूज़ करें, आप डिफरेंट टूल्स का यूज़ कर सकते हैं अपने जो डेटा है उसको विजुअली अपीलिंग बनाने के लिए, ताकि वो क्लियर मैसेज जो है वो ऑडियंस तक पहुँचे जो आप डिलीवर करना चाह रहे थे, ठीक है, जिस पे आपने इतनी मेहनत की है। अब वो जितना ऑर्गेनाइज होगा, ठीक है, वो जितना ऑर्गेनाइज होगा, जितना वो अच्छा होगा, उतना ही आपका मैसेज जो है वो लोगों तक अच्छे से पहुंचेगा, ओके। अब देखिए, रिसर्च का असल मकसद ये नहीं है कि हमारी इन्वेस्टिगेशन के रिजल्ट्स दूसरों को समझ में आए, इसलिए प्रेजेंटेशन और कम्युनिकेशन बहुत क्रूशल होती है। आज के डिजिटल एरा में हम डिजिटल टूल्स का यूज़ करके जो है ना अपनी जो रिसर्च है उसको इफ़ेक्टिवली प्रेजेंट कर सकते हैं, ग्राफ्स, चार्ट्स, स्लाइड्स, इन्फोग्राफिक्स या इंटरेक्टिव डैशबोर्ड्स के थ्रू। हर टाइप के कंटेंट के लिए अलग टूल्स आपको पता मौजूद हैं, इसलिए हमें अपनी प्रेजेंटेशन का फॉर्मेट और कंटेंट टाइप को ध्यान में रखना चाहिए, उसके मुताबिक हमें टूल सेलेक्ट करने चाहिए। सबसे पहले अपने फाइंडिंग्स को लॉजिकली और क्लियरली ऑर्गेनाइज करना ज़रूरी होता है, ताकि ऑडियंस इजीली समझ सके कि हमने क्या कलेक्ट किया, कैसे एनालाइज किया, क्या कंक्लूजन्स निकाले, ठीक है। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन ना सिर्फ रिसर्च को अंडरस्टैंडेबल बनाती है, बल्कि उसकी क्रेडिबिलिटी और इम्पैक्ट को भी बढ़ाती है और हमें अपने रिजल्ट्स कॉन्फिडेंटली जो है ना शेयर करने में हेल्प करती है। फिर है जी टूल्स फॉर राइटिंग एंड प्रेजेंटेशन। डिजिटल आर्टिफैक्ट या रिसर्च को प्रेजेंट करने के लिए सही टूल्स का यूज़ बहुत ज़रूरी है, चाहे वो रिटन रिपोर्ट हो या प्रेजेंटेशन। रिटन रिपोर्ट्स के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, गूगल डॉक्स या लेटेक्स यूज़ कर सकते हैं, जो हमें टेक्स्ट को प्रॉपरली फॉर्मेट करने में, हेडिंग्स और सब हेडिंग्स ऐड करने में और रेफरेंस और साइटेशंस ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करते हैं। ये टूल्स रिपोर्ट को प्रोफेशनल और इजीली रीडेबल बनाते हैं। प्रेजेंटेशंस के लिए हम पावर पॉइंट, गूगल स्लाइड्स या जो है ना प्रेज़े का यूज़ कर सकते हैं, जो हमें विजुअली इंगेजिंग स्लाइड्स क्रिएट करने की फैसिलिटी देते हैं, जिसमें इमेजेस, चार्ट्स, एनिमेशंस, की पॉइंट्स हाईलाइट किए जा सकते हैं। प्रेजेंटेशन बनाते वक्त हमें ना बेसिकली हमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को लॉजिकली और स्ट्रक्चर्ड मैनर में ऑर्गेनाइज करना चाहिए, ताकि ऑडियंस को समझ आ सके। बहुत ज़्यादा जो है ना बहुत ज़्यादा डेटा भी रखना कोई अच्छी बात नहीं है, ओके। डेटा विजुअलाइजेशन टूल्स। रिसर्च और डिजिटल आर्टिफैक्ट में विजुअलाइजेशन टूल्स का उसकी बहुत इंपॉर्टेंस होती है, क्योंकि ये हमें रॉ डेटा को इजीली समझने लायक और प्रेजेंट करने लायक जो है ना उसमें हेल्प करते हैं।
हम एक्सेल, गूगल शीट्स या टैबलो यूज़ करके उसका यूज़ कर सकते हैं ताकि जो है ना चार्ट्स, ग्राफ्स और टेबल्स में डेटा क्रिएट हो, जैसे नंबर्स, स्टैटिस्टिक्स को विजुअल फॉर्म में दिखाया जा सके। अब ये व्यूज़ रिसर्च के ट्रेंड्स और पैटर्न्स को समझने में बहुत हेल्प करते हैं और कम्प्लेक्स डेटा को सिंपल और क्लियर तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। ग्राफ्स और चार्ट्स आपको पता है कि हमेशा क्लियरली और एक्यूरेटली लेबल होने चाहिए ताकि ऑडियंस समझ सकें कि उनका मीनिंग क्या है। ध्यान रहे कि विजुअल्स के पर्पस सिर्फ रिसर्च को सपोर्ट करना है, ना कि ऑडियंस को डिस्ट्रैक्ट करना। सो सही विजुअल्स जो है ना उससे रिसर्च ज़्यादा इफेक्टिव और इंगेजिंग बन जाती है। लेआउट ऑफ द डिजिटल आर्टिफैक्ट, जब हम अपना डिजिटल आर्टिफैक्ट क्रिएट करते हैं तो उसका लॉजिकल और ऑर्गेनाइज्ड लेआउट बहुत ज़रूरी होता है ताकि जो भी रिसर्च की गई है वो ऑडियंस के लिए इजीली जो है ना अंडरस्टैंडेबल हो। आर्टिफैक्ट की जो शुरुआत है ना वो हमेशा इंट्रोडक्शन सेक्शन होती है, ठीक है, जहाँ हम अपने टॉपिक का बैकग्राउंड, पर्पस और इम्पोर्टेंस एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। और इंट्रोडक्शन के अंदर हम अपने रिसर्च क्वेश्चंस और ऑब्जेक्टिव्स क्लियरली डिफाइन करते हैं ताकि रीडर को समझ आए कि रिसर्च का मेन फोकस क्या है। उसके बाद मेथडोलॉजी सेक्शन ऐड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां हम स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करते हैं कि रिसर्च कैसे कंडक्ट की गई, कौन सा डेटा सोर्सेज यूज़ किए गए, कैसे डेटा कलेक्ट और एनालाइज किया गया और कौन से टूल्स एम्प्लॉय किए गए। रिसर्च के रिजल्ट्स को प्रेजेंट करते वक्त विजुअल्स, चार्ट्स और लेबल्स का यूज़ करना चाहिए जिससे कम्प्लेक्स डेटा को सिंपल और क्लियर तरीके से एक्सप्लेन किया जा सके। फिर कंक्लूजन सेक्शन आता है जहां हम अपने फाइंडिंग्स को उसकी समरी को प्रेजेंट करते हैं और रिसर्च के की आउटकम्स और इंसाइट्स को हाईलाइट करते हैं। इस स्ट्रक्चर्ड लेआउट से डिजिटल आर्टिफैक्ट प्रोफेशनल, अंडरस्टैंडेबल और इम्पैक्टफुल बनता है और ऑडियंस रिसर्च के तमाम एस्पेक्ट्स को ईजिली फॉलो कर सकती हैं। ओके, फिर हम बात करते हैं जी फाइंडिंग सेक्शन की। डिजिटल आर्टिफैक्ट का फाइंडिंग सेक्शन रिसर्च का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है क्योंकि यहाँ हम अपनी इन्वेस्टिगेशन का रिजल्ट्स ऑडियंस के सामने क्लियरली और कंसाइजली प्रेजेंट करते हैं। फाइंडिंग्स को प्रेजेंट करते वक्त हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि वो इजी टू अंडरस्टैंड हो ताकि जो व्यूअर्स है ना वो या जो रीडर्स वो इजीली ट्रेंड्स, पैटर्न्स और की पॉइंट्स वगैरह समझ सकें। इसलिए हमें ग्राफ्स, चार्ट्स, इन्फोग्राफिक्स या वीडियोस का यूज़ करना चाहिए जो कम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन को विजुअल और इंगेजिंग फॉर्म में दिखाती है। हर विजुअल एलिमेंट को एक्यूरेटली और प्रॉपरली लेबल करना चाहिए ताकि ऑडियंस को कन्फ्यूजन ना हो और रिजल्ट्स की अथेंटिसिटी भी मेंटेन हो। फाइंडिंग्स हमेशा रिसर्च क्वेश्चन से डायरेक्टली रिलेटेड होनी चाहिए ताकि एनालिसिस और कंक्लूजन्स लॉजिकली फ्लो करें। फिर हम बात करते हैं रिजल्ट और कंक्लूजन एंड फाइनल स्टेप्स। देखें, डिजिटल आर्टिफैक्ट का रिजल्ट या कंक्लूजन सेक्शन रिसर्च का वो हिस्सा है जहां हम अपनी फाइंडिंग्स का क्लियर इंटरप्रिटेशन प्रेजेंट करते हैं। कंक्लूजन में हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने रिसर्च क्वेश्चन का डायरेक्ट जवाब दें ताकि ऑडियंस को समझ आए कि हमारी इन्वेस्टिगेशन का मेन आउटकम क्या है। इसके साथ ही की फाइंडिंग्स और इनकी इम्पोर्टेंस को हाईलाइट करना ज़रूरी होता है जिससे पता चले कि रिसर्च का प्रैक्टिकल या एकेडमिक वैल्यू क्या है। अगर पॉसिबल हो तो हमें फ्यूचर रिसर्च के एरियाज़ भी सजेस्ट करने चाहिए जिससे दूसरे रिसर्चर्स या स्टूडेंट्स अपने स्टडीज़ को आगे बढ़ा सकें। रिसर्च प्रोसेस को फॉलो करते वक्त जो है ना हमेशा ये स्टेप्स याद रखने चाहिए। पहले रिसर्च क्वेश्चन डिफ़ाइन करें, फिर डेटा कलेक्ट करें, उसको एनालाइज करें और फाइनली रिजल्ट्स को प्रेजेंट करें। डिजिटल टूल्स का यूज़ जैसे चार्ट्स, ग्राफ्स, स्लाइड्स, विजुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर बहुत रिसर्च को इम्पैक्टफुल बनाती है और उसको ना प्रोफेशनल और स्टूडेंट फ्रेंडली लुक देती है। प्रॉपरली फॉलो किए गए स्टेप्स से ही डिजिटल आर्टिफैक्ट ना सिर्फ इन्फॉर्मेटिव होता है बल्कि विजुअली अट्रैक्टिव और इजीली अंडरस्टैंडेबल भी बनता है। यूजिंग डिजिटल टूल्स टू कम्युनिकेट रिजल्ट्स। ऑलराइट, रिसर्च के रिजल्ट्स को इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेट करने के लिए डिजिटल टूल्स का यूज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये ना सिर्फ प्रेजेंटेशन को प्रोफेशनल बनाता है बल्कि ऑडियंस के लिए समझना भी इजी होता है। अगर हमें डिटेल रिटर्न रिपोर्ट प्रिपेयर करनी हो तो टेक्स्ट बेस्ड टूल्स जैसे MS वर्ड, गूगल डॉक्स या लेटेक्स है उसका यूज़ हम कर सकते हैं, ठीक है। ये हम ऑलरेडी भी डिस्कस कर चुके हैं। ओके, so this one slide is more or less same to the previous one.
ये बेसिकली रिपीट हुई हैं कुछ चीज़ें यूनिट नंबर 7 में, ठीक है। इसमें बेसिकली डेटा टूल्स जैसे कि एक्सेल है, गूगल शीट्स है, इनका हमें यूज़ करना चाहिए। साथ ही मल्टीमीडिया टूल्स का यूज़ प्रेजेंटेशंस को और इंगेजिंग बनाता है, क्योंकि ना वो ज़्यादा ऑडियंस को भी कवर करता है। वीडियोस, एनिमेशंस, इन्फोग्राफिक्स, सही टूल चूज़ करना हमेशा प्रोजेक्ट के कंटेंट और नीड्स पर डिपेंड करता है। ओके, टूल्स फॉर राइटिंग रिसर्च रिपोर्ट्स। रिसर्च के रिटन रिपोर्ट्स प्रिपेयर करने के लिए कुछ कॉमन स्पेसिफिक डिजिटल टूल्स बहुत यूज़फुल होते हैं। सबसे कॉमन तो MS वर्ड ही है, गूगल डॉक्स, जो हमें रिपोर्ट्स को प्रॉपर्ली फॉर्मेट और ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करते हैं। आप इनके थ्रू हेडिंग्स, सब हेडिंग्स, रेफरेंसेस, साइटेशंस ईजिली ऐड कर सकते हैं, जो रिपोर्ट को प्रोफेशनल और स्ट्रक्चर्ड बनाते हैं। अगर रिसर्च एकेडमिक या टेक्निकल हो तो लेटेक्स का यूज़ बहुत जो है ना फ़ायदेमंद है, क्योंकि ये कम्प्लेक्स फॉर्मेटिंग, फार्मूलाज और टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स के लिए स्पेशली डिज़ाइन किया गया है। प्रॉपर फॉर्मेटिंग के साथ रिपोर्ट ना सिर्फ विजुअली प्रोफेशनल लगती है, बल्कि रीडर्स के लिए रिसर्च फाइंडिंग को डिटेल और क्लैरिटी के साथ समझने में आसान हो जाती है, ठीक है। टूल्स फॉर विजुअल प्रेजेंटेशंस। रिसर्च और डिजिटल आर्टिफैक्ट को विजुअली प्रेजेंट करने के लिए कुछ स्पेसिफिक डिजिटल टूल्स बहुत इफ़ेक्टिव होते हैं। सबसे कॉमन पावर पॉइंट है, गूगल स्लाइड्स हैं, जो हम स्लाइड्स क्रिएट करने में हेल्प करते हैं, कंटेंट ऑर्गेनाइज करने में और की पॉइंट्स हाईलाइट करने में हेल्प करते हैं। अगर हमें इंटरेक्टिव और डायनेमिक प्रेजेंटेशंस बनानी हैं तो हम प्रेज़े का यूज़ कर सकते हैं, जहां स्लाइड्स जूम और मोशन इफेक्ट्स के ज़रिए ऑडियंस को इंगेज किया जा सकता है। कैनवा और पिक्टो चार्ट का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। विजुअल स्लाइड्स की हेल्प से जो है ना रिसर्च की आइडियाज़ और फाइंडिंग्स ऑडियंस को समझने के लिए ना बहुत उनको आसानी हो जाती है। स्लाइड्स में इमेजेस, आइकन्स वगैरह स्ट्रक्चर्ड होने चाहिए, टेक्स्ट अलाइन होना चाहिए प्रॉपर्ली। टूल्स फॉर विजुअलाइजेशन कोलैबोरेशन, ये हम जो है ना फिर वही टूल्स की बार बार बात हो रही है, सो इससे अगर मैं इसको बार बार रिपीट करूँगी तो आप लोग बोर हो जाएंगे। ऑलरेडी आप बहुत बोर हो चुके होंगे, बट ये जो है ना आई नो कि आप बोर हो चुके होंगे, क्योंकि मैं भी हो गई हूँ। देखें, इसमें यह है कि आपने ना इस चैप्टर को थोड़ा सा एक दफ़ा अगर आप इसको सुन लें, समझ लें, तो आपको सारी बात क्लियर हो जाएगी कि इसमें क्या चीज़ किस बारे में बात हो रही है। बेसिकली टास्क मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट प्रोग्रेस ट्रैक करनी है अगर हमने, तो बहुत सारे टूल्स हैं। ट्रेलो है, जैसे डेडलाइंस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑर्गेनाइज करना ईजी हो जाता है। टीम्स जो है ना कम्युनिकेशन और कोलैबोरेशन के लिए MS टीम्स का यूज़ कर सकती हैं। तो ये सारी कोलैबोरेशन के थ्रू, इन चीज़ों के थ्रू आप अपना प्रोजेक्ट को, अपनी रिसर्च को ज़्यादा इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। स्ट्रक्चरिंग द रिसर्च आर्टिफैक्ट। हर डिजिटल या रिसर्च जो है ना आर्टिफैक्ट का क्लियर और लॉजिकल स्ट्रक्चर होना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो भी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट की जा रही है वो इजीली समझ में आए और प्रोफेशनल लगे। आर्टिफैक्ट की शुरुआत हमेशा इंट्रोडक्शन से होती है, ठीक है। ये बात हम कर चुके हैं ऑलरेडी, जहां हम टॉपिक का बैकग्राउंड और इम्पोर्टेंस एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। फिर कुछ रिसर्च क्वेश्चंस की बात आती है। मेथोडोलॉजी सेक्शन ऐड करना चाहिए, जहां हम स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करते हैं कि रिसर्च कैसे कंडक्ट की गई, कौन सा डेटा सोर्सेज यूज़ किए गए और डेटा को एनालाइज कैसे किया गया। फिर रिजल्ट्स की बात, ग्राफ्स, चार्ट्स, टेबल्स, और फिर कंक्लूजन आता है, और ताकि की फाइंडिंग्स को समराइज़ किया जा सके, फ्यूचर रिसर्च के सजेशंस प्रोवाइड किए जाएँ, ओके। फिर इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रॉपर साइटेशन एंड विजुअल क्लैरिटी, ये बहुत ज़रूरी है। हमेशा अपने सोर्सेज को एक्यूरेटली साइट करना चाहिए, चाहे वो APA, MLA या शिकागो स्टाइल हो, ठीक है, ताकि रिसर्च ऑथेंटिक और क्रेडिबल लगे और प्लेजरिज्म से बचा जा सके। साइटेशन क्रिएट करने के लिए आप टूल्स यूज़ कर सकते हैं, ज़ोटेरो, EasyWeb, BIB भी पढ़ते हैं। उसके अलावा रेफरेंसेस को ताकि आसानी से ऑर्गेनाइज किया जा सके। फिर कुछ विजुअल टूल्स यूज़ कर सकते हैं आप, ठीक है, ताकि ऑडियंस इजीली समझ सकें डेटा के मीनिंग क्या है। कभी भी अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन ऐड ना करें, क्योंकि ये ऑडियंस को कंफ्यूज कर सकती है। जैसे कि हमारे यूनिट नंबर 7 में बहुत ज़्यादा अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन को ऐड किया गया, लाइक रिपीटिंग इन्फॉर्मेशन, अगेन एंड अगेन सेम चीज़ जो है ना एक्सप्लेन कर दी गई। आई डोंट नो अदरवाइज क्या वो सोच रहे थे, शायद किसी ने प्रूफ रीडिंग नहीं की या क्या बात है, बट एक बात को बहुत ज़्यादा जो है वो लाइक टूल्स एंड टूल्स, मतलब उसको डिफरेंट वे में भी लेके जाया जा सकता था, बट ऑब्वियसली ये हमारे कोर्स का हिस्सा है, सो हम इसको स्किप नहीं कर सकते, ओके।
फिर हम बात करते हैं क्रिएटिंग अ रिसर्च आर्टिफैक्ट। उसके कुछ स्टेप्स होते हैं, ठीक है। इन स्टेप्स को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। इसमें ना आपके पास जो है वो रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना चाहिए आपको सबसे पहले। फिर उसके बाद क्लियरली एक्सप्लेन करना कि वो प्रॉब्लम है क्या, ताकि उसमें कोई एम्बिग्यूटी ना रहे। रिसर्च का स्कोप डिफ़ाइन हो। प्रॉब्लम डिफ़ाइन करने के बाद हम फाइनल रिसर्च क्वेश्चन फॉर्म करते हैं जो पूरी रिसर्च को गाइड करता है। तो और फिर हम जो है ना नेक्स्ट स्टेप होता है रिलायबल डेटा को कलेक्ट करना, जिसमें एडवांस सर्च टेक्निक्स, ट्रस्टेड सोर्सेज, एकेडमिक डेटाबेसेस और डिजिटल लाइब्रेरीज़ का यूज़ होता है ताकि डेटा अथेंटिक और रेलेवेंट हो। फिर हम जो है ना डेटा कलेक्ट हो जाता है तो हम अपनी फाइंडिंग्स को ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसमें डिजिटल टूल्स का यूज़ करके हम जो है ना उसको एक स्ट्रक्चर देते हैं और आखिर में डिजिटल आर्टिफैक्ट क्रिएट करते हैं जो रिसर्च को क्लियरली कम्युनिकेट करता है विजुअल्स और रिटन कंटेंट के ज़रिए ऑडियंस को रिसर्च क्वेश्चन के आंसर्स और की फाइंडिंग्स इजीली समझा सकता है। ओके, डिज़ाइनिंग एंड डेवलपिंग द आर्टिफैक्ट। इस प्रोसेस में सबसे पहले स्टेप होता है कि आर्टिफैक्ट का आउटलाइन क्रिएट करना, जिसमें हम क्लियरली डिफाइन करते हैं इंट्रोडक्शन, रिव्यू, मेथडोलॉजी, फाइंडिंग्स, कंक्लूजन, ठीक है। उसके बाद रिक्वायरमेंट्स डिफाइन होती हैं, जैसे कि कौन से सेक्शंस इंक्लूड करने हैं, रेफरेंसेस कैसे ऐड करने हैं, प्रेजेंटेशन एलिमेंट्स जैसे विजुअल टूल्स वगैरह। कंटेंट की एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी इंश्योर करना बहुत ज़रूरी है ताकि आर्टिफैक्ट क्रेडिबल और रिसर्च बेस्ड लगे। साथ ही आर्टिफैक्ट को विजुअली अपीलिंग और इजीली नेविगेबल बनाना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है ताकि ऑडियंस इजीली सेक्शंस और की पॉइंट्स को समझ सकें। आपको पता है कि आज के डिजिटल एरा में ये भी इंश्योर करना बहुत ज़रूरी है कि आर्टिफैक्ट मल्टीपल डिवाइसेस के साथ कंपैटिबल हो, जैसे लैपटॉप्स, टैबलेट्स और स्मार्टफोन्स, ताकि एक्सेसिबिलिटी और यूजेबिलिटी सबके लिए ईजी हो। इस तरह से सिस्टमेटिकली डिज़ाइन और डेवलप किया गया आर्टिफैक्ट ज़्यादा प्रोफेशनल और इंगेजिंग होता है। फिर है जी डेमोन्स्ट्रेटिंग एंड एवेल्यूएटिंग द आर्टिफैक्ट। इसमें अगर हम बात करें तो देखिए फाइनल प्रोडक्ट ऑडियंस के सामने इसमें हम प्रेजेंट करते हैं और उसकी इफ़ेक्टिवनेस असेस करते हैं। आर्टिफैक्ट को प्रेजेंट करते वक्त हमें इंश्योर करना चाहिए कि कंटेंट क्लियर और वेल ऑर्गेनाइज्ड हो ताकि ऑडियंस इजीली समझ सकें कि रिसर्च के की फाइंडिंग्स क्या हैं। अगर आर्टिफैक्ट में डैशबोर्ड्स, 3D मॉडल्स या डिटेल रिपोर्ट्स इंक्लूड की जाएं तो उनको डेमोन्स्ट्रेट करना बहुत आसान होता है एज़ कम्पेयर टू थ्योरी। प्रेजेंटेशन के दौरान हमें इफ़ेक्टिवनेस को जो है ना उसकी प्रेजेंटेशन की इफ़ेक्टिवनेस का ख्याल भी रखना चाहिए, जैसे विजुअल्स का यूज़, स्लाइड्स का फ्लो, क्लैरिटी, एक्सप्लेनेशन, ठीक है। इस प्रोसेस में जो है ना हमें ये लाजमी देखना चाहिए कि आप जो है वो लेबल विजुअल्स जो है वो प्रॉपर्ली लेबल हैं या नहीं। अगर ज़रूरत हो तो इंटरेक्टिव एलिमेंट्स और एडिशनल इम्प्रूवमेंट्स उनका भी ख्याल रखना चाहिए। इस तरह डेमोन्स्ट्रेशन और एवेल्यूएशन का स्टेप इंश्योर करता है कि फाइनल आर्टिफैक्ट प्रोफेशनल लगे। रिफ्लेक्शन एंड सेल्फ असेसमेंट। ये रिसर्च प्रोसेस का वो स्टेप है जहां हम अपने पूरे काम पर गौर करते हैं और अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को समझते हैं। इस स्टेज में सबसे पहले हमें इंटायर रिसर्च प्रोसेस पर रिफ्लेक्ट करना चाहिए, यानी सोचना चाहिए कि हमने रिसर्च कैसे स्टार्ट की, डेटा कैसे कलेक्ट किया, रिजल्ट्स को कैसे प्रेजेंट किया। साथ ही हमें चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करनी चाहिए जो रिसर्च के दौरान फेस हुई और ये भी देखना चाहिए कि उन चैलेंजेस को कैसे सॉल्व किया गया। ये प्रोसेस हमें अपनी डिजिटल टूल्स यूज़ करने की एबिलिटी को इवैल्यूएट करने में हेल्प करती है। ओके, सो ये था हमारा आज का यूनिट नंबर 7 डिजिटल लिटरेसी। ओके, इसकी ना हमने आज कंप्लीट लेक्चर एक्सप्लेनेशन देखी है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आपने लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना है। साथ ही आपकी कोई भी क्वेरीज हैं, कोई भी आपकी सजेशंस हैं तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं, ठीक है। सो चैनल को आपने शेयर ज़रूर करना है अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड क्लासमेट्स के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।